हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेंटली इल पेशेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर 11 है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स अरेंज्ड है। पहले तो हमें समझते हैं कि ये साइन एंड सिम्टम्स को हमें पढ़ने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर अगर किसी का एबनॉर्मल बिहेवियर हमें समझना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ना कि एबनॉर्मल बिहेवियर में कोई क्या सिम्टम्स शो करता है या क्या साइंस हमें देखने को मिलते हैं। तो इससे क्या होगा, हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे कि हाँ इसे कोई प्रॉब्लम हो रही है या हमें खुद को हो रही है, तो हम समझ पाएंगे कि हाँ हमारे अंदर कुछ मेंटल इलनेस आ रही है। तो उसके बाद हम जाएंगे डायग्नोसिस के लिए, हॉस्पिटल जा पाएंगे, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो पाएगा, मेंटल डिसऑर्डर का जल्दी हो पाएगा। ठीक है, और हम अक्सर क्या होता है, लोग जो अंधविश्वास में हैं लोग उसमें चले जाते हैं, तो उससे प्रॉब्लम होती है। इसीलिए हमें ये सब चीज़ों को पढ़ना चाहिए, अवेयरनेस हमारे अंदर होना चाहिए। Abnormal behavior refers to those pattern of actions, thought और emotions that deviate from socially accepted standards। यानी कि abnormal behavior वो एक्शंस होते हैं, थॉट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं जो कि सोशली एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड से डेविएटेड होते हैं, यानी कि जो सोसाइटी हमारी एक्सेप्ट करती है उससे वो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जो मेंटली इल पेशेंट्स होते हैं उनके एक्शंस को आप देखो, उनके थॉट्स को देखो या उनके जो इमोशंस होंगे वो जो नॉर्मल पेशेंट्स होते हैं, सॉरी जो नॉर्मल लोग होते हैं उनसे थोड़ा सा अलग होता है। वो हम देखते हैं अभी कैसे कैसे उनके अंदर सिम्टम्स आते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं। इंटरफेयर विथ a person's daily functioning. These behaviors often arise due to disturbance in mental, इमोशनल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, यानी कि ये बिहेवियर्स का कहाँ से आते हैं, हो सकता है डिस्टर्बेंस हो मेंटल, इमोशनल या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर, तो उसके वजह से ये एबनॉर्मल बिहेवियर अराइज होता है। तो अब ये जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल आर एस फॉलोज। ठीक है, क्या क्या डेविएशन होता है। परसेप्शन आपको पता है क्या होता है, अगर नहीं पता तो आप साइकोलॉजी के अंदर देख लेना परसेप्शन क्या होता है। एक बार पूरी आप साइकोलॉजी अगर रिवाइज करके आओगे तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग आपको इजी लगेगी। ठीक है, सबसे पहला होता है डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। ठीक है, फिर दूसरा डिसऑर्डर ऑफ थॉट्स। अभी इनको हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से, इनके भी सब टाइप्स होते हैं तो उनको भी समझेंगे। अभी के लिए आप बस इतना जानो कि क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, पहला डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, डिसऑर्डर ऑफ थॉट्स, डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटीज, डिस्टर्बेंस इन कॉन्शियसनेस हो सकता है, डिसऑर्डर ऑफ अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब यानी कि मूड के अंदर। ठीक है, मूड के अंदर डिसऑर्डर हो सकता है, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी हो सकता है, डिसऑर्डर ऑफ ओरिएंटेशन और डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। ठीक है, ये सारे तरह के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जो भी एबनॉर्मल लोग हैं उनका जो जिसका बिहेवियर एबनॉर्मल हो गया है उनके अंदर। तो डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए परसेप्शन होता क्या है। परसेप्शन का मतलब होता है जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हमने जो भी चीजें इंटरप्रेट की। ठीक है, जो भी चीजें हमने समझी, चाहे वो हमारा विजन के थ्रू होगा, ऑडिटरी हो गया, ऑल्फैक्टरी हो गया, टेस्ट हो गया, टेक्टाइल हो गया, यानी कि हमारी आईज से, हमारी ईयर से, नोज से और टंग से, स्किन से हमने जो भी चीजें इंटरप्रेट की वो सारा हमारा परसेप्शन के थ्रू हमें समझ में आती हैं। ठीक है, तो परसेप्शन के क्या होते हैं, दो तरह के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, या तो इल्यूजन हो जाए, हमने गलत समझ लेना है किसी चीज को, या फिर हेलुसिनेशन हो जाए, यानी कि कोई चीज ना हो। ठीक है, कोई चीज प्रेजेंट ना हो, कोई भी स्टिमुलाई प्रेजेंट ना हो, फिर भी हमने कोई चीज को इंटरप्रेट कर लिया तो उसे हम हेलुसिनेशन बोलते हैं। ठीक है, इल्यूजन का बहुत ज्यादा फेमस एग्जांपल ये है कि आपने रस्सी को सांप समझ लिया। ठीक है, तो ये आपका इल्यूजन है, मतलब रस्सी तो प्रेजेंट थी, वहां पे कोई स्टिमुलाई तो प्रेजेंट था, बट आपने उसको गलत समझ लिया। ठीक है, ऐसे ही आप इस इमेज को देख सकते होगे, इसके अंदर आपको लग रहा होगा कि ये जो अंदर वाला सर्कल है ये मूव कर रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक इमेज है। ठीक है, तो हमारा इल्यूजन क्या होता है, मिस परसेप्शन या फिर मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है,
आपने रोप को मिस इंटरप्रेट कर लिया एज स्नेक इन डार्क रूम, ठीक है, या फिर अपनी डार्क शेडो को हमने घोस्ट समझ लिया, ठीक है, भूत समझ लिया अपनी ही शेडो को, ठीक है। इल्यूजन ऑफन अकर्स ड्यू टू इंडिविजुअल्स फियर, इमोशनल स्टेट और नीड। ऐसा हो सकता है कि आपको अंदर से डर लग रहा हो, इस वजह से आपको इल्यूजन हुआ हो, या आपकी इमोशनल स्टेट में कुछ गड़बड़ी है, उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट फिर है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन के अंदर क्या होता है, इसमें आप फॉल्स इमेजिनरी सेंसरी परसेप्शन का बना लेते हो, ठीक है, मतलब इमेजिन कर रहे हो आप, ठीक है, वहां पे रियल में कुछ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, विदाउट प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यानी कि हेलुसिनेशन के अंदर कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं होता है, फिर भी आपने कुछ इमेजिनरी फॉल्स परसेप्शन कर लिया होता है। जैसा कि आपने ये काफी सुना होगा, रेगिस्तान में मिराज हो जाता है, यानी कि रेगिस्तान में चलते चलते जब प्यास लग जाती है तो ऐसे आपको थोड़ी दूर पे दिखाई देगा कि अरे बहुत सारा पानी है, कोई तालाब है, लेकिन जब आप वहां पे पहुंचोगे तो वहां पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ये आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा, कार्टून्स के अंदर देखा होगा, ठीक है। तो इसे मिराज बोलते हैं, यानी कि एक टाइप का हेलुसिनेशन है। या फिर मान लो जैसे आप बैठे हो, आसपास में इतने सारे फूल हैं, अच्छे खासे स्मेल कर रहे हैं, लेकिन आपको वहां पे कुछ गंदी स्मेल आ रही है, ठीक है, तो वो हेलुसिनेशन है। अ ड्रीम लाइक परसेप्शन अकरिंग ड्यूरिंग अवेकनेस, यानी कि हमने एक सपना देखा खुली आंखों से, ठीक है, तो उसे हम हेलुसिनेशन बोलेंगे। अब हेलुसिनेशन क्या होता है, उसके 5 टाइप्स होते हैं। जैसे हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो 5 ही तरह का हेलुसिनेशन भी होगा। या तो हमें कुछ सुनाई देगा, दिखाई देगा, या टेस्ट फील होगा, या फिर हमारी बॉडी पे कुछ ऐसा लगेगा, टच हो रहा है। तो ऐसे ही 5 तरह के हेलुसिनेशन होंगे जितने हमारे सेंस ऑर्गन है। सबसे पहले ऑडिटरी हेलुसिनेशन, यानी कि अब हमें कुछ आवाजें सुनाई देंगी इसके अंदर, ठीक है। हियरिंग नॉइसेस विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं है, फिर भी हमें कोई आवाजें सुनाई दे रही हैं, तो उसे हम ऑडिटरी हेलुसिनेशन या फिर हेलुसिनेशन ऑफ हियरिंग बोलेंगे। एन इमेजिनरी परसेप्शन ऑफ वॉइसेस, इट इज हॉलमार्क ऑफ साइकोटिक इलनेस। जो भी साइकोटिक इलनेस होती है उसके अंदर ये ज्यादातर देखा जाता है कि उन्हें खाली जगह पे भी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर है गेस्टेटरी हेलुसिनेशन। गेस्टेटरी हेलुसिनेशन या फिर इसे टेस्ट हेलुसिनेशन भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा, पेशेंट फील फॉल्स टेस्ट सेंसेशन विदाउट प्रेजेंस ऑफ रियल स्टिमुलाई और टेस्ट, यानी कि कोई भी मान लो टेस्ट नहीं है, फिर भी आपको टेस्ट फील हो रहा है। ज्यादातर लोगों को क्या होता है, खट्टा खट्टा मुंह के अंदर फील होता है, ठीक है, तो ये है गेस्टेटरी हेलुसिनेशन का एक टाइप है। नेक्स्ट फिर ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन या फिर हेलुसिनेशन ऑफ ऑल्फैक्शन, ठीक है। ऑल्फैक्टरी यानी कि अब इसमें स्मेल आएगी, ठीक है। पेशेंट सेंसेस अनप्लीजेंट स्मेल विदाउट रियल स्मेल इन दी सराउंडिंग, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे थे। अब इसके अंदर क्या है, इससे बदबू आ रही है जबकि आसपास सारे फ्लावर्स हैं फिर भी। तो ये टाइप है हमारा ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन का। नेक्स्ट फिर है टेक्टाइल हेलुसिनेशन। टेक्टाइल हेलुसिनेशन यानी कि हेलुसिनेशन ऑफ टच या फिर इसी को हैप्टिक हेलुसिनेशन भी बोलते हैं। फीलिंग ऑफ टच सेंसेशन विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि उसे ऐसा फील होगा कि कोई इसे टच कर रहा है या उसके ऊपर कोई कीड़ा रेंग रहा है स्किन पे, ठीक है, तो इसे हम टेक्टाइल हेलुसिनेशन बोलेंगे, जबकि वहां पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सबके आगे ये लगा देना विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। नेक्स्ट फिर है विजुअल हेलुसिनेशन और हेलुसिनेशन ऑफ साइट, यानी कि इसमें कुछ चीजें दिखाई देंगी जबकि आसपास में कुछ भी नहीं होगा। जैसा कि आपको मैंने बताया मिराज होता है रेगिस्तान के अंदर। दिस इज हॉलमार्क ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग विड्रॉल डिसऑर्डर्स, ठीक है। ये ड्रग ज्यादा कोई लेता है और फिर छोड़ देता है, उसे विड्रॉल डिसऑर्डर हो जाते हैं, अल्कोहल विड्रॉल डिसऑर्डर हो जाता है, तो उसे चीजें दिखाई देने लग जाती हैं कुछ कुछ चीजें, ठीक है। नेक्स्ट फिर डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग या फिर थॉट के डिसऑर्डर जो होते हैं। अब इनके भी 4 टाइप होते हैं, ठीक है। अब पहले एबनॉर्मल थॉट आना या फिर एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ थॉट आ रही है, डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रीम ऑफ थॉट्स या फिर डिल्यूजन ऑफ पोजीशन ऑफ थॉट्स, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स होते हैं थिंकिंग डिसऑर्डर्स के, तो इन्हें हम समझेंगे एक एक करके। तो एबनॉर्मल थॉट्स क्या होते हैं, यानी कि जो थॉट्स का कंटेंट है हमारा, ठीक है, जो हम सोच रहे हैं उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, वो हो सकता है डिल्यूजन हो या फिर ऑब्सेशन हो। अब डिल्यूजन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसको हम समझेंगे अभी। अभी के लिए हम नेक्स्ट वाला पढ़ लेते हैं, एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ थॉट, यानी कि इसमें क्या होगा, एंड दीज रेफर्स टू डिस्टर्बेंस इन स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थिंकिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हम कुछ सोच रहे होते हैं तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सोचते हैं ना, कि एक के बाद एक चीजें आती हैं उसी थॉट को रिलेटेड, ठीक है। बट इसमें क्या होता है,
अनरिलेटेड भी हो सकता है कि हम पहले पूरी कहानी सोच लें फिर लास्ट में अपने जो मेन थॉट था उस पे आए। इसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं, वो अभी हम समझेंगे। नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रीम ऑफ थॉट्स, यानी कि अब इसके अंदर क्या है, ये जो भी डिसऑर्डर होगा वो हमारे अफेक्ट करेगा फ्लो और स्पीड ऑफ थिंकिंग पे। ठीक है, हो सकता है स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाए या हो सकता है कम हो जाए। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट है फिर डिल्यूजन ऑफ पोजेशन ऑफ थॉट्स, यानी कि दीज इन्वॉल्व्स द बिलीव दैट एक्सटर्नल फोर्सेस कंट्रोल वंस थॉट, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, इंसान को या जो पेशेंट होता है उसे ऐसा फील होता है कि कोई जो बाहरी ताकत है, कोई बाहरी जो फोर्स है वो उसके थॉट्स को कंट्रोल कर रही है। एबनॉर्मल थॉट्स, ठीक है, एबनॉर्मल थॉट्स क्या होते हैं, इसके अंदर हमारा जो कंटेंट का फॉर्मेशन होता है वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, अब इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला तो ऑब्सेशन। ऑब्सेशन में क्या होता है, एक अनवांटेड रिपीटेटिव थॉट आता है पर्सन दैट कैन नॉट कंट्रोल इवन दो दे नो इट इज इरेशनल, मतलब उसका कोई भी मतलब नहीं है, वो जानता है और वो चाहता है कि ये थॉट मेरे दिमाग में ना आए, फिर भी वो बार बार आ रहा है अगर किसी पर्सन के अंदर, तो उसे हम ऑब्सेशन बोलते हैं। ठीक है, ऑब्सेशन का एग्जांपल जैसे कि मान लो आप ये अक्सर ओसीडी वाले पेशेंट्स को देखा जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वालों में, कि वो बार बार ऐसा सोच रहा है कि नहीं मेरे हाथ गंदे हैं, ये रूम गंदा है, ये बेडशीट गंदी है, ऐसा उसे दिमाग में बार बार चीजें आ रही हैं, या उसने बार बार सोच रहा है मैंने ताला लगाया था कि नहीं लगाया था घर से निकलने के बाद, तो इसे है ऑब्सेशन। ठीक है, नेक्स्ट फिर है डिल्यूजन। डिल्यूजन क्या होता है, एक फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। ठीक है, ये लाइन याद रखना, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ बन जाता है। ठीक है, जो कि रियलिटी बेस्ड नहीं होता है और ये चेंज भी नहीं होता है, चाहे आप कितना भी प्रूफ देते जाओ कि भाई ये गलत है, लेकिन वो बंदा नहीं मानेगा, उसके अंदर एक फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ बन जाएगा। ठीक है, ये ज्यादातर साइकोसिस में देखा जाता है। इसके एग्जाम्पल है, अ पर्सन बिलीव समवन इज स्पाइंग ऑन देम विदाउट एनी एविडेंस। ठीक है, यानी कि उसे ऐसा लगेगा कि मेरे पीछे कोई बड़ी एजेंसी पड़ी हुई है, सीबीआई मेरे पीछे लगी हुई है, ईडी मेरे पीछे लगा हुआ है, कोई तो मेरी जासूसी कर रहा है, जबकि वो ऐसा कुछ नहीं होता, उसके पास कुछ भी एविडेंस नहीं रहेगा, फिर भी वो ऐसा सोचेगा। टाइप्स ऑफ डिल्यूजन। डिल्यूजन कई सारे टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप होता है परसिक्यूटरी, या फिर इसे हम पैरानॉइड डिल्यूजन भी बोलते हैं। इसके अंदर पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसके फैमिली मेंबर्स, नेबर्स या फिर कोई एजेंसी जैसे कि सीबीआई या फिर उसका कोई भी फ्रेंड उन्हें मारना चाहता है। ठीक है, यानी कि पेशेंट को ऐसा लगेगा कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कोई मुझे मारना चाहता है। ठीक है, ये ज्यादातर साइकोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर देखा जाता है, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में। ठीक है, नेक्स्ट फिर होता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी या फिर एक्सपेंसिव डिल्यूजन भी इसी को बोलते हैं। इसके अंदर लगेगा जो भी पेशेंट होता है उसे ऐसा लगता है, उसके अंदर एक फॉल्स बिलीव आता है कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो बहुत ज्यादा उसके पास पैसे हैं, उसके कॉन्टैक्ट्स बहुत बड़े हैं, बड़े बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट है, ऐसा उसे लगेगा। ये डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी ये ज्यादातर मेनिया के पेशेंट्स के अंदर देखा जाता है। नेक्स्ट फिर डिल्यूजन ऑफ गिल्ट या फिर वर्थलेसनेस या फिर इसी को डिप्रेसिव डिल्यूजन भी बोलते हैं। इसके अंदर पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसने कुछ ऐसा पाप कर दिया है जिसके लिए उसे कोई माफ नहीं कर सकता है। ठीक है, और वो एकदम दुखी रहने लग जाता है, उसके अंदर सुसाइड का आइडिया आने लग जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, यानी कि गिल्ट के मारे वो घुट घुट के मरने लग जाएगा। नेक्स्ट फिर होता है निहिलिस्टिक डिल्यूजन। ठीक है, निहिलिस्टिक डिल्यूजन या फिर डिल्यूजन ऑफ निगेशन। इसके अंदर ऐसा लगता है पेशेंट को कि वो मर चुका है, उसकी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है, या फिर उसे ऐसा लगेगा उसका जो भी लव्ड वंस है कोई, या फिर उसके आसपास की दुनिया में कोई बचा ही नहीं है, सब मर चुके हैं, ऐसा फील होता है निहिलिस्टिक डिल्यूजन के अंदर। ही मे सेड ही इज डेड, हिज लेग इज मिसिंग, एवरीवन इज डेड, ऐसी बातें वो बोलने लगेगा कि मैं मर गया हूँ, मेरा पैर नहीं है, सब मर गए हैं आसपास। ये ज्यादातर डिप्रेशन या फिर सिजोफ्रेनिया के अंदर देखा जाता है। नेक्स्ट टाइप होता है हाइपोकॉन्ड्रियल। ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियल डिल्यूजन के अंदर क्या होता है, ऐसा फॉल्स बिलीव होता है दैट ही हैज सम इलनेस इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रेडी
मेडिकल रिपोर्ट्स, यानी कि ऐसा पर्सन को या जो पेशेंट होगा उसे ऐसा फील होने लगता है कि उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी है, जबकि उसको बार बार जो मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाई जाती हैं कि हाँ आपको कोई बीमारी नहीं है, ये देख लो रिपोर्ट्स के अंदर कुछ नहीं आया हुआ है, फिर भी वो नहीं मानेगा, कहेगा नहीं मैं मरने वाला हूँ, मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी है। ठीक है, ऐसा होता है डिप्रेस्ड पेशेंट्स के अंदर ज्यादातर देखा जाता है। नेक्स्ट फिर होता है डिल्यूजन ऑफ जेलेसी। डिल्यूजन ऑफ जेलेसी में क्या होगा, कोई पर्सन होगा, उसे लगेगा जो उसका पार्टनर है, ठीक है, जो उसका सेक्सुअल पार्टनर है वो अनफेथफुल है, यानी कि वो उसे धोखा दे रहा है, किसी और के साथ घूम रहा है, ऐसा उसको फॉल्स बिलीव हो जाता है। नेक्स्ट फिर है इरोटोमेनिक डिल्यूजन। इरोटोमेनिक डिल्यूजन के अंदर क्या होता है, पेशेंट फॉल्स बिलीव दैट ही शी लव्ड बाय हायर स्टेटस पर्सन। इसके अंदर ऐसा लगता है पेशेंट को कि कोई जो बहुत बड़ी पोस्ट पे है पेशेंट पर्सन, उस वो उसको प्यार करता है। ठीक है, इरोटोमेनिक डिल्यूजन के अंदर। नेक्स्ट फिर है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल के अंदर क्या लगता है, जो पेशेंट होता है उसे ऐसा लगता है कि जो भी उसके थॉट्स हैं, एक्शंस है, वो ना कंट्रोल करके कोई और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कंट्रोल कर रही है उसके थॉट्स को, उसके एक्शंस को। ठीक है, नेक्स्ट फिर होता है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस या फिर आइडिया ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक फॉल्स बिलीव आ जाता है पेशेंट के अंदर कि आसपास में सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। पेशेंट ऐसा भी कह सकता है आपसे, सिस्टर एवरीबॉडी इन दी वार्ड टॉकिंग अबाउट मी। ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर होता है सोमैटिक डिल्यूजन। सोमैटिक डिल्यूजन के अंदर होता है ऐसा कि पेशेंट को लगेगा कि उसका जो भी बॉडी फंक्शन है वो किसी तरह से डिजीज्ड है या फिर एबनॉर्मल है या कोई चेंज हो गया है उसके बॉडी के फंक्शन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट फिर होता है एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ थॉट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो थॉट्स का कंटेंट होता है, यानी कि जो उसका पैटर्न होता है उसके अंदर चेंजेस आते हैं, एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ थॉट। सबसे पहला होता है फ्लाइट ऑफ आइडियाज। फ्लाइट ऑफ आइडियाज के अंदर क्या होता है, लगातार इंसान बोलता रहेगा, ठीक है, लेकिन पेशेंट जो होगा वो कंटिन्यूअसली एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जाता रहेगा, मतलब एक बार कुछ और बात कर रहा था, अचानक से किसी और चीज के बारे में बोलने लगा, इसके अंदर लगातार बोलता रहेगा बस। ठीक है, तो ये क्या होता है, साइकोसिस या फिर मेनिया के अंदर देखा जाता है। नेक्स्ट होता है नियोलॉजिज्म। नियो मतलब कोई न्यू, ठीक है, न्यू वर्ड फ्रेज का पेशेंट ऐसा यूज करेगा जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ उसका मतलब वही जानता है और उसी ने उसकी डिस्कवरी की हुई है पेशेंट ने। ठीक है, कोई ऐसा नया वर्ड वो बोल देगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर है सर्कमस्टेंशियलिटी। सर्कमस्टेंशियलिटी में मान लो आपने कोई क्वेश्चन पूछा पेशेंट से कि आप यहाँ पे कैसे आए, ठीक, तो उसको ये आंसर करना चाहिए था ऑटो से आया, बाइक से आया, टैक्सी से आया। ऐसा आंसर ना करके वो आंसर कर रहा है कि मैं सुबह उठा था, सबसे पहले मैं गार्डन में गया, पौधों को पानी दिया, फिर मैं आया, नहाया, फ्रेश हुआ, फिर उसके बाद मैंने कपड़े बदले, फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया, फिर मैं यहाँ पे आया ऑटो से। ठीक है, तो अगर ऐसे लंबा सा घुमा के लेकिन एंड में वो बात बता दे रहा है, उसको हम बोलते हैं सर्कमस्टेंशियलिटी। यहाँ से शुरू हुआ, सारी बात बताते हुए अपने पॉइंट पे वापिस आ गया। ठीक है, तो उसे बोलेंगे सर्कमस्टेंशियलिटी। ठीक है, पर्सन अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। इसके अंदर पेशेंट को जो लगता है कि मतलब उसको पता नहीं चलता है कि क्या बताना जरूरी है, क्या बताना नहीं जरूरी है। ठीक है, अभी ये तो कॉमन सी बात है कि आप उठोगे, ब्रश करोगे, फ्रेश होगे, नहाओगे, उसके बाद तैयार होके ब्रेकफास्ट करके तभी आओगे। ठीक है, ये सब एसेंशियल नहीं है बताना। ठीक है, नॉन एसेंशियल चीजें हैं, फिर भी वो बता रहा है। ठीक है, पेशेंट बीट अराउंड द बश एंड कम टू द पॉइंट एट द एंड। ठीक है, मतलब पहले घूम फिर के फिर उसके बाद लास्ट में अपने पॉइंट पे आ जाएगा, तो उसे बोलेंगे सर्कमस्टेंशियलिटी। अब टेंजेंशियलिटी, आपने टेंजेंट पढ़ा होगा, सर्कल के अंदर क्या होती है टेंजेंट, कोई भी सर्कल का पॉइंट ले लो, वहां से 90 डिग्री पे बन रही हो। ठीक है, तो इसे हम टेंजेंट बोलते हैं, मतलब ये बाहर की तरफ ही जाती है ज्यादातर। तो उसी तरह से यहाँ पे पेशेंट की जो बातें होती है वो बाहर 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 ही रहेगी, वो पॉइंट पे नहीं आएगा। जैसा कि सर्कमस्टेंशियलिटी में घूम फिर के वो पॉइंट पे आ जा रहा था, बट इसके अंदर वो पॉइंट पे नहीं आएगा। ठीक है, पर्सन बिगिंस टू रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन, गिव सीरीज ऑफ एक्सप्लेनेशंस बट
नेवर रीच द राइट आंसर, यानी कि वो एक्सप्लेनेशन तो देता जाएगा, कुछ ना कुछ बताएगा हमें, हमें आंसर करेगा, लेकिन वो कभी भी सही आंसर नहीं बताएगा। ये जो सर्कमस्टेंशियलिटी और टेंजेंशियलिटी होती है, इसको हम डिसऑर्डर ऑफ डायरेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर होता है लूजनेस ऑफ एसोसिएशन। लूजनेस ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, कंफ्यूज थिंकिंग, इंटरप्टेड कनेक्शन इन थिंकिंग, यानी कि वो बोल तो रहा होगा लेकिन बीच बीच में भूल जाएगा। ठीक है, पेशेंट स्पीक विथ फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ सब्जेक्ट, द कंटेंट इज ओनली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, यानी कि इसमें बोलता तो रहेगा लेकिन उसका जो एसोसिएशन होता है आपस में, एक के बाद जो एक हमारा सेंटेंस होता है उसके आपस में कुछ रिलेशन होता है ना, बट ऐसा नहीं होगा इसके अंदर, लूजनेस ऑफ एसोसिएशन हो जाएगा आपस में। जो होगा वो एकदम रिलेटेड नहीं होगा, मतलब दूर से तो रिलेटेड होगा, बाहर से तो रिलेट दिखेगा लेकिन वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर होता है कन्फेबुलेशन। कन्फेबुलेशन का मतलब होता है जैसे मान लो अब आप कोई चीज भूल गए हो, ठीक है, तो आप उसे डायरेक्टली ये नहीं बोलोगे कि अरे यार मैं तो भूल गया हूँ इस चीज को, उसमें क्या भर दिया, अपनी फैंटेसी, अपनी जो स्टोरी थी उसके अंदर कुछ भी लाके, जैसे होता नहीं है, बोलते हैं कि किसी को मान लो कुछ बात बताओ, आधी अधूरी बता दो उसको, और फिर वो जाता है दूसरे पर्सन से बताएगा, उसमें थोड़ा सा नमक मिर्चा लगा के बता देता है ना, तो वही होता है कन्फेबुलेशन। यानी कि इसमें जो मेमोरी गैप है या कोई चीज आपको नहीं पता है तो उसके अंदर आपने थोड़ा सा अपनी फैंटेसी, अपनी स्टोरी डाल दी ताकि उसमें थोड़ा सा नमक मसाला लग जाए। ठीक है, तो उसे हम कन्फेबुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट फिर है वर्ड सैलेड। वर्ड सैलेड यानी कि एक ऐसे वर्ड्स को मिला के कोई सेंटेंस बना देना जिसका कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ वर्ड्स दैट हैज नो मीनिंग। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड सिजोफेनिया। ठीक है, मतलब ये सिजोफेनिया के अंदर देखा जाता है। नेक्स्ट फिर है स्टीरियोटाइप स्पीच और वर्बिजरेशन। ठीक है, स्टीरियोटाइप स्पीच क्या होगा, इसमें लगातार रिपीटेड कोई वर्ड है उसको बार बार रिपीट कर रहा है, सेंटेंस को रिपीट कर रहा है या फ्रेजेस को रिपीट कर रहा है। ठीक है, बार बार एक ही चीज को रिपीट करना। ठीक है, इट इज मेनली फाउंड इन सिजोफेनिया। ठीक है, सिजोफेनिया के पेशेंट्स के अंदर ये ज्यादातर देखा जाता है। स्टीरियोटाइप स्पीच बोलते हैं इसे, या फिर इसे वर्बिजरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट फिर होता है डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रीम ऑफ थॉट्स, यानी कि जो लगातार हमारा जो फ्लो होता है बोलने का, अब उसके अंदर भी कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि प्रेशर ऑफ थॉट्स, यानी कि जो थॉट्स होंगे, जो आइडियाज होंगे, वो माइंड के अंदर लगातार आते जाएंगे, अबंडेंस में आते जाएंगे और पास थ्रू द माइंड रैपिडली। इसको क्या बोलते हैं, लोगोरिया बोलते हैं। ठीक है, लगातार मतलब थॉट्स आते जाना, ये ज्यादातर मेनिया वाले पेशेंट के अंदर होता है। ठीक है, उनकी एक्टिविटी बढ़ी रहती है एकदम से, सब चीजें उनका बढ़ा हुआ रहता है, हाई रहता है एकदम। ठीक है, तो उनके अंदर थॉट्स भी हाईली आते रहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लोगोरिया। नेक्स्ट फिर पावर्टी ऑफ थॉट्स या फिर एलोजिया। एलोजिया यानी कि अब इसके अंदर थॉट्स नहीं आएंगे, थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ कुछ थॉट्स का आना, पास थ्रू माइंड स्लोली, इट अकर्स इन डिप्रेशन या फिर सिजोफेनिया पेशेंट के अंदर ये देखा जाता है। इसमें जो थॉट्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, वो थोड़ी थोड़ी देरी पे आते हैं और धीरे धीरे दिमाग से पास करते हैं। नेक्स्ट फिर ब्लॉकिंग ऑफ थॉट्स। ब्लॉकिंग ऑफ थॉट्स के अंदर क्या होता है, सडन सेसेशन ऑफ थॉट्स आइडियाज इन मिडल ऑफ सेंटेंस, यानी कि कुछ बोलते बोलते रुक जाना। ठीक है, ब्लॉकिंग ऑफ थॉट्स, बोल रहा था कोई आइडिया अपना बता रहा था लेकिन बीच में रुक गया, तो उसे हम बोलेंगे ब्लॉकिंग ऑफ थॉट्स। नेक्स्ट फिर है डिसऑर्डर ऑफ पोजेशन ऑफ थॉट्स, यानी कि अब इसके अंदर उसे ऐसा लगेगा कि कोई और हमारे बाहर से कंट्रोल कर रहा है मेरे थॉट्स को। ठीक है, ये भी तीन टाइप के होते हैं। डिल्यूजन ऑफ थॉट्स इंसर्शन, यानी कि पेशेंट बिलीव दैट सम ऑफ देयर थॉट्स आर नॉट देयर ओन बट हैव बीन इम्प्लांटेड बाय आउटसाइड एजेंसी, यानी कि इसमें लगेगा डिल्यूजन ऑफ थॉट इंसर्शन, यानी कि कोई और बाहर से कोई एजेंसी है जो कि मेरे दिमाग के अंदर थॉट्स को डाल रही है। ठीक है, नेक्स्ट फिर होता है डिल्यूजन ऑफ थॉट्स विड्रॉल, यानी कि पीपल बिलीव दैट द थॉट्स हैव बीन टेकन आउट फ्रॉम द माइंड बाय सम आउटसाइड एजेंसी, यानी कि इसके अंदर पेशेंट को ऐसा लगेगा कि जो उसके थॉट्स हैं वो उसके माइंड से कोई बाहर निकाल ले रहा है, कोई बाहर की जो एजेंसी है उसके थॉट्स को निकाल ले रही है बाहर। ठीक है, तो ये होता है डिल्यूजन ऑफ विड्रॉल। नेक्स्ट होता है डिल्यूजन ऑफ थॉट ब्रॉडकास्टिंग और थॉट डिफ्यूजन, यानी कि इसके अंदर ऐसा लगेगा कि जो पेशेंट के थॉट्स हैं वो उसके दिमाग से बाहर निकल गए हैं और वो अब सबको सब लोग सुन सकते हैं। ठीक है, ऐसा उसे लगेगा जो उसका थॉट्स हैं वो टीवी पे आ रहे हैं। ठीक है,
टीवी पे वो ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, ऐसा उसे फील होगा इसके अंदर, डिल्यूजन ऑफ थॉट ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट फिर आते हैं अब हम डिसऑर्डर ऑफ इमोशंस पे, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ इमोशन क्या होता है? इमोशनल डिसऑर्डर्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट मेंटल ऑल मेंटल डिसऑर्डर्स बट मोस्ट कॉमनली इन अफेक्टिव डिसऑर्डर्स लाइक मेनिया एंड डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर। यानी कि जो इमोशनल डिसऑर्डर्स होते हैं वो सारे ही मेंटल डिसऑर्डर के अंदर पाए जाते हैं, बट कॉमनली क्या होता है, जो अफेक्टिव डिसऑर्डर होते हैं यानी कि मूड डिसऑर्डर्स जो होते हैं लाइक मेनिया, डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर, उसके अंदर ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। तो अब इमोशंस के डिसऑर्डर कैसे हो सकते हैं? सबसे पहला ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है ऐसा पेशेंट को फील होगा कि उसने उसके अंदर इमोशन आएगा कि उसने कोई जो जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, कोई पर्सन से, थिंग से, वो उसने खो दी है, ठीक है। जब कोई खो देता है किसी को तो जो उसके अंदर इमोशंस आते हैं वो ग्रीफ के इमोशंस होते हैं। नेक्स्ट फिर है मॉर्निंग। मॉर्निंग यानी कि जो ऑब्जर्वेबल एक्सप्रेशंस होते हैं ग्रीफ के, यानी कि किसी की डेथ होने के बाद जो एक ऑब्जर्वेबल एक्सप्रेशन है कि हाँ वो रो रहा है, परेशान है, तो उसे हम मॉर्निंग बोलते हैं। नेक्स्ट फिर एम्बीवेलेंस। एम्बीवेलेंस यानी कि टू कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स टुवर्ड्स द सेम पर्सन और ऑब्जेक्ट। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, कोई एक पर्सन है या कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसके प्रति आपकी दो फीलिंग्स है जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। जैसे कि मान लो कोई बच्चा है जो कि अपने पेरेंट्स से प्यार भी करता है और उनसे नफरत भी करता है, ठीक है। हो सकता है कुछ चीजों में प्यार करता है, कुछ चीजों में नफरत करता है, तो ये एम्बिवेलेंस इमोशंस होते हैं। नेक्स्ट फिर एपैथी। एपैथी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ फीलिंग या इमोशन, ठीक है। जब कोई भी फीलिंग, कोई भी इमोशंस नहीं होते हैं तो उसे हम एपैथी बोलते हैं। नेक्स्ट फिर होता है ब्लंट इमोशंस। ब्लंट इमोशंस यानी कि ग्रेटली डिक्रीज इमोशनल रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन और कंडीशन, यानी कि इसके अंदर बहुत कम इमोशन आएगा किसी भी सिचुएशन या फिर कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट है लेवाइल और इनकंटिनेंस ऑफ इमोशंस, ठीक है। चेंज इन इमोशंस आर एक्सेसिवली रैपिड एंड एब्रप्ट, यानी कि इसमें जो कंटेनेंस होगा इमोशंस का वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इनकॉन्ग्रुएंटी ऑफ इमोशन और अफेक्ट। इमोशंस आर नॉट अकॉर्डिंग डिमांड ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि जैसे मान लो कोई मर गया है, किसी की डेथ हो गई है, तो उस टाइम पे कोई हंस रहा है, तो उसे इनकॉन्ग्रुएंटी ऑफ इमोशंस या फिर अफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, जो कि जैसा इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। नेक्स्ट फिर होता है मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स यानी कि स्विंगिंग ऑफ मूड्स, मूड लिख दिया है यहाँ पे, मूड होगा, ठीक है। स्विंगिंग ऑफ मूड बिटवीन टू एक्सट्रीम फीलिंग्स, यानी कि जो दो एक्सट्रीम फीलिंग है तो सैड और हैप्पी, इन दोनों के बीच में अचानक चेंज हो रहा है, ठीक है। मूड स्विंग्स आपने अपनी गर्लफ्रेंड के अंदर देखे होंगे, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं, कभी तो अचानक से एकदम खुश हो जाती हैं, कभी तो एकदम से लड़ाई करने लग जाती हैं, ठीक है, वो इमोशंस होते हैं मूड स्विंग्स। नेक्स्ट फिर है डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी। डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी यानी कि जो एबनॉर्मल मोटर एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन हो गया या फिर कोई पोर्शन या पोस्चर हो गया, ठीक है, आर डिस्प्लेड इन ऑल मेंटल इलनेस, यानी कि मोटर एक्टिविटी के अंदर जो है डिस्टर्बेंस सारे ही मेंटल इलनेस के अंदर आता है, ठीक है। सबसे पहला होता है एकाथेसिया। एकाथेसिया का मतलब क्या होता है, इसके अंदर पेशेंट जो होता है शांति से बैठ नहीं पाता है, ये ज्यादातर मेनिया के अंदर देखा जाता है। नेक्स्ट, ये दोनों टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इकोलैलिया और इकोप्रेक्सिया, ठीक है। इकोलेलिया का मतलब क्या होता है, इनवॉलेंटरी रिपीटिशन ऑफ और इमिटेशन ऑफ स्पीच ऑफ अदर, यानी कि इकोलेलिया के अंदर जो पर्सन होगा, जो पेशेंट होगा, वो किसी मान लो पर्सन का स्पीच को रिपीट करेगा। मान लो किसी ने बाय बोल दिया उससे, तो वो लगातार बाय 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 बोलता रहेगा, ठीक है। और दूसरा होता है इकोप्रेक्सिया। इकोप्रेक्सिया के अंदर क्या होता है, मीनिंगलेस रिपीटिशन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ अदर्स, यानी कि इसके अंदर मूवमेंट्स करेगा, ठीक है। इकोप्रेक्सिया जैसे मान लो बाय बोला हाथ हिला के, ठीक है, तो अब वो दिन भर हाथ हिला रहा है, ठीक है, तो उसे इकोप्रेक्सिया बोलेंगे, यानी कि मूवमेंट का रिपीटिशन इकोप्रेक्सिया, और स्पीच का रिपीटिशन होता है तो इको ले लिया, ठीक है।
नेक्स्ट होता है वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे भी कैटाटोनिक पोस्चर या कैटालेप्सी या स्टीरियोटाइप पोजीशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, पेशेंट मेंटेन सर्टेन एबनॉर्मल पोजीशंस फॉर आवर्स लाइक वैक्स, यानी कि इसमें एकदम मोम के पुतले जैसा इंसान हो जाएगा, वो एक ही पोजीशन जो एबनॉर्मल होगी उसको लंबे टाइम तक मेंटेन किया रहेगा, उसे बोलेंगे वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, कैटाटोनिक पोस्चर, स्टीरियोटाइप पोजीशन या कैटालेप्सी। ठीक है, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट फिर होता है पार्किंसंस लाइक सिम्टम्स। पार्किंसन लाइक सिम्टम्स यानी कि ट्रेमर्स होना, हाथ कांपना, रिजिडिटी होना, एकदम से टाइट हो जाना या मास्क की तरह फेस बनाना। ठीक है, वो आता है पार्किंसन लाइक सिम्टम्स के अंदर। नेक्स्ट होता है टिक्स और ऑटोमेटिज्म, यानी कि लगातार irregular repetitive stereotype movement or action without consciousness or knowledge like sniffing, shoulder shrugging, chewing, gesturing। यानी कि टिक्स के अंदर क्या होता है, इसी को ऑटोमेटिज्म बोलते हैं। इसमें लगातार रिपीटेड होगा, इरेगुलर होगा और स्टीरियोटाइप मूवमेंट्स या फिर एक्शंस होते हैं जो कि हमारी कॉन्शियसनेस में, हमारी नॉलेज में नहीं होता। बार बार स्निफिंग करना, बात करते हुए अपने हाथ को गले पर रख लेना, ठीक है, या फिर शोल्डर को बार बार ऐसे ऊपर नीचे करना या मुंह चलाते रहना, ठीक है, या कोई जेस्चर पास करना। ठीक है, तो ये सारा आएगा टिक्स डिसऑर्डर के अंदर। टिक्स एक टाइप का मोटर डिसऑर्डर होता है, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट फिर होता है मैनरिज्म। मैनरिज्म यानी कि रिपीटेटिव मूवमेंट्स दैट हैव सम फंक्शनल सिग्निफिकेंस लाइक ब्लिंकिंग ऑफ आईज, फ्रोइंग ऑफ फोरहेड, फ्रीक्वेंटली टचिंग द नेक व्हाइल टॉकिंग। ऐसा बहुत लोगों के अंदर होता है मैनरिज्म, बात करते करते बार बार हाथ गर्दन पे रखते हैं या फिर आंख पलके झपकाते रहते हैं बार बार, तो उसे हम मैनरिज्म बोलते हैं, उनकी आदत हो जाती है उसी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट फिर नेगेटिज्म, यानी पेशेंट डज अपोजिट ऑफ व्हाट इज आस्क्ड टू डू, यानी कि पेशेंट को अगर हमने बोला कि अपने पैर उठाओ तो हाथ उठा ले रहा है। ठीक है, तो ये नेगेटिज्म होता है। नेक्स्ट फिर है डिस्केनेसिया। डिस्केनेसिया यानी कि इम्पेयरमेंट ऑफ पावर ऑफ वॉलेंट्री कंट्रोल। अब इसके अंदर पेशेंट का खुद की बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहेगा, वो अपनी बॉडी के मूवमेंट नहीं करा पाएगा, डिस्केनेसिया। नेक्स्ट फिर कंपल्जन। कंपल्जन अभी हमने ओसीडी का पढ़ लिया ना, ऑब्सेशन ओ पढ़ लिया, अब कंपल्जन। ठीक है, रिपीटेड परफॉर्मिंग एन अनरीजनेबल स्टीरियोटाइप एक्ट टू डिक्रीज एंजाइटी विच आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्सेशन थॉट्स, यानी कि ऑब्सेशन क्या हो रहा था, ये कोई थॉट बार बार हमारे दिमाग के अंदर आना, जैसे कि मेरे हाथ गंदे हैं। ठीक, अब उस थॉट को सेटिस्फाई करने के लिए हम बार बार जाके हाथ धुल रहे हैं, अगर जो हम मोटर एक्टिविटी कर रहे हैं उसको हम कंपल्जन बोलते हैं। ठीक है, तो वही होता है। अब नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। मेमोरी के क्या डिसऑर्डर होते हैं, हाइपर एमनीशिया। ठीक है, ए बीच का गायब कर दिया क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ा, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, तो हाइपर एमनीशिया, हाइपर एमनीशिया यानी कि मेमोरी रिटेंशन बढ़ जाना। कोई मान लो पर्टिकुलर इवेंट हुआ आपकी लाइफ के अंदर या कोई पीरियड था जिसके अंदर आपने एकदम अपनी मेमोरी को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया, वो आप भूल ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, उस चीज को एकदम आप रटे हुए हो, उसे बोलते हैं हाइपर एमनीशिया। ये पैरानाइड साइकोसिस या फिर मैनिक डिसऑर्डर के अंदर देखा जाता है। नेक्स्ट फिर है एमनीशिया। एमनीशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, इन मेंटली इल पर्सन्स मे बी कंप्लीट, पार्शियल, कंटिन्यूअस या फिर सर्कमस्क्राइब्ड, यानी कि एमनीशिया क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी। ये हो सकता है कि कंप्लीटली कोई मान लो 1-2 साल का भूल गया हो, पार्शियल भूल गया हो, कुछ बातें याद हो, कुछ चीजें भूल गया हो, या फिर कंटिन्यूअसली भूलता जा रहा है, सर्कमस्क्राइब्ड है, ऊपर ऊपर की बातें भूल गया है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, एमनीशिया। फिर होता है पैरा एमनीशिया। पैरा एमनीशिया में क्या होता है, फॉल्स रिकलेक्शन ऑफ इवेंट्स और मेमोरी टू प्रेजेंट द रियल इवेंट इन कलरफुल मैनर लाइक कन्फेबुलेशन। जैसे मैंने बताया ना आपको, कन्फेबुलेशन के अंदर क्या होता है, इंसान जो चीजें भूल जाता है, अब उसको वहां पे कुछ ना कुछ भरना है, तो वो अपने से कुछ इवेंट्स बना के भर देता है। ऐसा ही यहाँ पे होता है पैरा एमनीशिया के अंदर, कि इसमें कोई चीजें मान लो भूल गया है या फिर उसको कुछ बातें बना के बोलनी है, तो क्या होगा, अपने मन से कोई भी चीज को, कोई भी इवेंट को लगा के एक सेंटेंस पूरा, एक इवेंट पूरा डिस्क्राइब कर देगा। इसके अंदर दो टाइप होते हैं पैरा एमनीशिया के अंदर, डेजा व्यू और जमाइज व्यू। ठीक है, हनी सिंह के गाने में आपने डेजा व्यू सुना होगा। इसके अंदर क्या होता है, जो भी नए इवेंट्स होते हैं या सिचुएशन होती है जो कि हमने पहली बार देखी है,
ठीक। फिर भी हमें लगेगा अरे ये तो हमने बहुत बार देख लिया, यहाँ पे तो हम कई बार आ चुके हैं, डेजा व्यू उसे बोलते हैं। नई जगह पे आप गए हो फिर भी आपको लग रहा है कि ये फेमिलियर है। ऐसा मैंने सुना था, किसी को ऐसा होता था कि वो कहीं पे जाते थे तो उन्हें लगता था अरे, जहाँ वो पहली बार गए उनको लगता था कि अरे यहाँ पे तो मैं पहले आ चुका हूँ। तो सब लोग क्या मानते थे सोसाइटी में कि अरे इनको ना अपने पिछले जन्म की बातें याद है, ये इनको पिछले जन्म का पता है कि हाँ हम यहाँ पे गए तो पिछले जन्म की बातें याद आ जाती हैं इनको। ऐसा लोग मानते हैं, ठीक है, ये सब अंधविश्वास है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, अगर आपके पास भी ऐसा कोई पर्सन हो तो आप बताना, इसे डेजा व्यू बोलते हैं, एक टाइप का मेमोरी डिसऑर्डर है। नेक्स्ट फिर जमाइज व्यू होता है। जमाइज व्यू डेजा व्यू का उल्टा होता है, यानी कि इसके अंदर हम जो स्ट्रेंज फीलिंग है वो हमें फेमिलियर सिचुएशन में मिलेगी, ठीक है। यानी कि जहाँ पे हम रोज जाते हैं अपने घर को ही हमें लगेगा अरे ये हम कहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। तो वो होता है उल्टा है उसका, ठीक। नेक्स्ट फिर होता है डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब होता है परमानेंट इरिवर्सिबल लॉस ऑफ इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी और मेमोरी, यानी कि इसमें परमानेंटली हमारा जो भी मेमोरी होता है वो लॉस हो जाता है और ये वापस से नहीं आता है। डिमेंशिया में, डिलीरियम में क्या होता है, ये रिवर्सिबल होता है, मतलब रिवर्सिबल रहेगा, उसके अंदर जो भी चीजें हम भूल जाते हैं वो वापस से हमें याद आ जाएंगी, ठीक है, वो डिलीरियम होता है। ये तो डिसऑर्डर है, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, डिसऑर्डर्स को। नेक्स्ट फिर है डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, वो हम समझते हैं। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, अपने आसपास के लिए अवेयर होना, ठीक है, अपने बारे में हम जान रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट के बारे में जान रहे हैं, तो उसे हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। सबसे पहला होता है स्टूपर। स्टूपर में क्या होता है, कंडीशन इन विच पेशेंट रिमेन इमोबाइल, म्यूट, अनरिस्पॉन्सिव बट लुक फुल्ली कॉन्शियस, ठीक है। ऐसा होता है। आपने एक वीडियो देखी होगी, एक वीडियो है आस्था हॉस्पिटल की, उसके अंदर एक लड़का है, वो उससे जाके पूछते हैं बताओ क्या हुआ है तुमको, तो वो कुछ नहीं बोलता, बस ऐसे देखता रहता है उनको, ठीक है, एकदम एक ही पोजीशन में हिलता नहीं है और कुछ भी बोलता नहीं है, ठीक है। अगर मुझे वो वीडियो मिलेगी तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है, आपके लिए। स्टूपर, स्टूपर में क्या होता है, कंडीशन इन विच पेशेंट रिमेन्स इमोबाइल, यानी कि वो हिलेगा डुलेगा नहीं, कुछ भी बोलेगा नहीं, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा, बट वो पूरी तरह से कॉन्शियस होगा। नेक्स्ट फिर है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन के अंदर आता है क्या, इनेबिलिटी टू थिंक क्लियरली और फुल्ली ओरिएंट, ठीक है, यानी कि अब कंफ्यूजन तो आप सबको होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि हम सही से सोच नहीं पाते हैं और पूरी तरह से ओरिएंटेड नहीं होते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन होती है कोमा, ठीक है, स्टेबल इरिवर्सिबल अनकॉन्शियसनेस इन पेशेंट नॉट रिस्पॉन्ड टू पेनफुल स्टिमुलाई, यानी कि कोमा आपने बहुत बार सुना होगा। कोमा में क्या होता है कि जो भी पेशेंट्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, उनको पेनफुल स्टिमुलाई दिया गया, कहीं सिक्योरिटी काट लिया गया, कुछ भी किया गया तो उसका वो रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, उसे हम बोलते हैं कोमा की सिचुएशन। नेक्स्ट फिर है डिलीरियम। डिलीरियम में क्या होता है, एन एक्यूट रिवर्सिबल स्टेट ऑफ रेस्टलेसनेस, कंफ्यूजन, डिसोरिएंटेशन, इल्यूजन, हेलुसिनेशन एंड फियर, यानी कि सारा रिवर्सिबल होता है कि वापस से ये ठीक किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर होता है डिसऑर्डर ऑफ इनसाइट और जजमेंट। इनसाइट का मतलब क्या होता है, इनसाइट का मतलब ये होता है कि हमें किसी भी चीज को, जजमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज के प्रति हम अवेयर हैं, उसको हम समझ सकते हैं कि हाँ ये क्या सही है क्या गलत है, वही इनसाइट होता है, ठीक है। यानी कि अगर हमें पता है कि हमारी मेंटल कंडीशन क्या है या मेडिकल कंडीशन क्या है तो उसे हम इनसाइट बोलेंगे, ठीक है। अब इनसाइट या तो प्रेजेंट होगा या तो एब्सेंट होगा। इनसाइट प्रेजेंट होता है मतलब इफ पेशेंट इज अवेयर ऑफ देयर behavioral disturbance, feeling of need of treatment called insight present, इनसाइट प्रेजेंट इन न्यूरोसिस। जो मैंने पढ़ाया था आपको न्यूरोसिस, न्यूरोसिस क्या होते हैं, माइनर मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट को पता होता है कि हाँ उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है और उसे इलाज की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट होता है इनसाइट एब्सेंट, इसी का ठीक उल्टा, जब पेशेंट क्या है अवेयर ना हो अपने बिहेवियरल डिस्टर्बेंस में, ठीक है, उसे ऐसा नहीं फील हो रहा है कि हाँ उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो उसे हम बोलेंगे इनसाइट एब्सेंट। ये ज्यादातर जो होता है जो मेजर मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, मेजर मेंटल डिसऑर्डर्स में देखा जाता है, लाइक साइकोसिस के अंदर, ठीक है।
तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो। इसके अंदर हमने सारे डिसऑर्डर्स पढ़े, साइन एंड सिम्टम्स पढ़े मेंटल इलनेस के। अब इसके बाद एक छोटा सा लेक्चर आएगा जिसमें मैं बताऊंगा आपको लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। उसके बाद से फिर हम स्टार्ट करेंगे जितनी भी थेरेपीज होती हैं, ईसीटी हो गया, आपका साइकोफार्मेकोलॉजी हो गई, साइकोथेरेपीज हो गई, सारा ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे मेंटल डिसऑर्डर्स को पढ़ना। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।